नमस्कार। रीट और सेकंड ग्रेड भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा के सभी छात्र छात्राओं का रामानंद क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कल हम बाल विकास की अवस्थाएं जो अनेक मनोविदों द्वारा दी गई थी उनको मैं आपको बता रहा था। तो आज सबसे महत्वपूर्ण जो आपके विवरण है और वो तीन हमारे मनोविद हैं। एक तो है कॉल के अनुसार, कॉल ने बाल विकास की 12 अवस्थाएं बताई, जिनमें एक एक अवस्था को हम देखते चल रहे हैं। सबसे पहली अवस्था उन्होंने शैशवावस्था बताई। शैशवावस्था, इसका उन्होंने समय जन्म से और 2 वर्ष माना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कॉल के अनुसार शैशव अवस्था का कार्यकाल या समय है जन्म से 2 वर्ष, नोट भी करते जाना है। फिर उन्होंने दूसरी प्रारंभिक बाल्यकाल की अवस्था बताई। उन्होंने बाल्यकाल को प्रारंभिक बाल्यकाल, बाल्यकाल अवस्था को उन्होंने 2 वर्ष से और 5 वर्ष, 2 वर्ष से और 5 वर्ष तक माना। इसके बाद उन्होंने जो बताया वो मध्य बाल अवस्था थी। मध्य बाल अवस्था, बाल्य काल या बाल्यकाल अवस्था। ये 6 से 12, या मैं 2 चीजें लिख रहा हूं, बालक और बालिका। तो बालक के लिए उन्होंने क्या कहा है, वो उन्होंने मध्य बालकाल अवस्था में बालक के लिए 6 से और 12, 6 वर्ष से और 12 वर्ष तक का कार्यकाल बालक के लिए मध्य बाल अवस्था का काल माना है। जबकि बालिका के लिए ये उन्होंने 6 से 10 वर्ष, 6 वर्ष से 10 वर्ष। इसके बाद हम अगली जो व्यवस्था है वो है पूर्व किशोर अवस्था। उन्होंने क्या बांटा, पूर्व किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था का बालक के लिए उन्होंने 13 से 14, बालक के लिए 13 वर्ष से 14 वर्ष, और बालिका के लिए 11 से और 12 वर्ष। इसके बाद उन्होंने किशोर अवस्था, प्रारंभिक किशोर अवस्था का विवरण किया। प्रारंभिक विकास की प्रारंभिक किशोर अवस्था। तो बालक के लिए इसका समय उन्होंने 15 से और 16, 15 वर्ष से 16 वर्ष, जबकि बालिका के लिए 12 से 14 वर्ष।
12 वर्ष से 14 वर्ष। चूंकि प्रश्न में आपको जैसे कहेगा, बालक कहे तो बालिका बालक के हिसाब से और बालिका कहे तो बालिका के हिसाब से आपको वो समय चुनना है ऑप्शन में। छठा हमारा जो है वो है आपके मध्य किशोर अवस्था। मध्य किशोर अवस्था। अब देखिए मध्य किशोर अवस्था बालक के लिए 17 से 18, 17 वर्ष से 18 वर्ष। तो बालिका के लिए ये 15 से 17 वर्ष। आई होप अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। अगला, उन्होंने मध्य किशोर अवस्था के बाद उत्तर किशोर अवस्था विकास की, उत्तर किशोर अवस्था बालक की बताई। तो बालक के लिए ये 19 से 20 वर्ष, 19 वर्ष से 20 वर्ष। और बालिका के लिए 18 वर्ष से और 20 वर्ष। अब यहां पर उन्होंने अगली जो उत्तर किशोर अवस्था के बाद 8वीं जो अवस्था बताई वो प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। इसमें बालक और बालिका दोनों के लिए 21 से और 34 वर्ष, 21 वर्ष से यह अवस्था शुरू होती है और 34 वर्ष तक इस अवस्था का समय माना जाता है। इसके बाद आता है उन्होंने 9वां जो किया था वो मध्य प्रौढ़ अवस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था। तो मध्य प्रौढ़ अवस्था का समय उन्होंने 35 से और 49, 35 वर्ष से और 49 वर्ष तक का बालक या बालिका का मध्य प्रौढ़ अवस्था का समय माना। इसके बाद उन्होंने 10वां जो था वो उत्तर प्रौढ़ अवस्था। उत्तर प्रौढ़ अवस्था उत्तर प्रौढ़ अवस्था का उन्होंने समय जो माना था वो 50 वर्ष से और 64 वर्ष। इसके बाद उन्होंने 11वीं जो विकास की अवस्था बताई वो प्रारंभिक वृद्धावस्था। प्रारंभिक वृद्धावस्था। इसका उन्होंने 65 से और 74 वर्ष तक का जो विकास का कार्यकाल है वो उन्होंने प्रारंभिक वृद्धावस्था माना। और 75 से ऊपर उन्होंने अंतिम जो 12वां उन्होंने अवस्था बताई थी वो वृद्धावस्था। और ये 75 वर्ष से और मृत्यु पर्यंत तक इसी अवस्था को उन्होंने बताया। तो ये श्रीमान कौल के अनुसार हुआ। अब हम कौल सैनिक के अनुसार बालक के विकास की अवस्थाएं देखेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखी जाएगी जो
वैज्ञानिक अवस्थाएं कहलाती हैं। तो कौल सैनिक के अनुसार बालक के विकास की अवस्थाएं। तो पहला जो अवस्था है वो जन्म पूर्व काल आता है। कौल सैनिक के अनुसार पहला जन्म पूर्व काल, जन्म पूर्व काल का समय उन्होंने गर्भाधान से और जन्म तक का माना। गर्भाधान से जन्म तक। दूसरी उन्होंने जो है शैशव काल, शैशवा अवस्था या शैशवा काल, जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक, जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक के समय को उन्होंने शैशवा काल कहा। फिर आरंभिक शैशव काल, आरंभिक इस शैशव काल का भी उन्होंने विभाजन किया, जिसमें उन्होंने आरंभिक शैशव काल इसका समय उन्होंने 1 माह से और 15 माह तक का माना। 1 माह से और 15 माह तक जो विकास होता है वो आरंभिक शैशव काल की अवस्था होती है। फिर उन्होंने उत्तर शैशव काल विकास की अवस्था जो 15 से और 30 माह तक मानी गई। 15 माह से 30 माह मानी गई। इसके बाद उन्होंने पूर्व बाल्यकाल, इस काल को उन्होंने 2.5 वर्ष से और 5 वर्ष, 2.5 वर्ष से और 5 वर्ष। देखो यहां देखो तो ये भी 30 माह का मतलब 2.5 वर्ष होता है। ये जो चल रहा था उत्तर शैशव काल, 2.5 वर्ष के बाद फिर शुरू हो जाता है बालक का पूर्व बाल्यकाल, और इसके बाद आपका 5 से 9 वर्ष तक जो काल उन्होंने बताया वो बताया उन्होंने मध्य बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल। इसका समय मैंने अभी बोला ही था आपको कि 5 से और 9 वर्ष। अब इसके बाद 7वीं जो अवस्था आती है हमारी वो उत्तर बाल्यकाल आती है। उत्तर बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल का समय उन्होंने 9 से 12 वर्ष माना। 9 से यानी 9 वर्ष से और 12 वर्ष तक। अब उन्होंने 8वीं जो अवस्था बताई विकास की वो किशोर अवस्था, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का समय उन्होंने 12 से 15 वर्ष,
12 वर्ष से 15 वर्ष तक माना। इसके बाद उन्होंने अंतिम उत्तर किशोर अवस्था बताई विकास की। 9वीं जो विशेषता बताई वो उत्तर किशोर अवस्था। और उत्तर किशोर अवस्था का समय उन्होंने 15 से 21 वर्ष माना। 15 वर्ष से 21 वर्ष। तो ये काल सैनिक के अनुसार अब जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका जो मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं उनसे आपके प्रश्न बहुत अच्छे पनप करके आते हैं एग्जाम में। और ये वर्गीकरण जो किया था वो रिचर्ड वररेट ने किया था। रिचर्ड वररेट के अनुसार इसमें उन्होंने अवस्थाओं को लिया, समय को लिया और उसकी जो बालक की किन किन चीजों के लिए वो कौन कौन सी विकास होता है और उसकी मूल प्रमुखता क्या है, इस आधार पर उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से अवस्थाओं का विकास की का वर्णन किया। और पहली अवस्था उन्होंने बताई रिचर्ड वररेट ने कि जीवित अवस्था। जीवित अवस्था में का काल, अब मैं यहां लिख रहा हूं काल। काल जो है वो जन्म से और 2 वर्ष माना। जन्म से 2 वर्ष। इस जीवित अवस्था में बालक अपनी मनोदेहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जीवित रहने का प्रयास करता है। तो अपनी जो है मनोदेहिक यानी उसकी शारीरिक जो विकास के लिए उसको अवस्थाएं हैं, मनोदेहिक अवस्था, मनोदेहिक आवश्यकताएं, यानी उसे खाने पर दूसरे पर निर्भर रहता है वो। तो मनोदेहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, यानी अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करता है। अब इसमें प्रमुखता क्या देखी आपने कि अस्तित्व परक, अपने अस्तित्व को बनाए रखना। तो अगर प्रमुखता की बात की जाए तो अस्तित्व परक आप ऑप्शन चुनेंगे। अब दूसरी जो उन्होंने बताया था वो सन अनुरूपता अवस्था। सन अनुरूपता अवस्था। इस अवस्था को उन्होंने 2 से 8 वर्ष, 2 वर्ष से और 8 वर्ष तक का जो बालक का विकास होता है उसको सन अनुरूपता अवस्था कहा। और इस अवस्था में जो बालक है वो परिवार व अपने परिचित व उसके समुदाय
में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो इस अवस्था की विशेषता की बात करें हम तो परिवार, समुदाय और अपने परिचित जिनको वो अपना मानता है, जिनका उसमें मोह है, उसमें अपने आप को संरक्षित व या सुरक्षित महसूस करता है। यह अवस्था उसकी अपने को सुरक्षित रखने की व संरक्षण की अवस्था का विकास होता है उसमें, और इस अवस्था में सन अनुरूपता अवस्था में निर्भत्व या सुरक्षा का भाव होता है। निर्भयत्व या सुरक्षा। तीसरी जो अवस्था उन्होंने बताई वो विभेद अवस्था, बालक की विभेद अवस्था। इस अवस्था का कार्यकाल जो है 8 से 24 वर्ष माना गया है कि 8 वर्ष से बालक के और 24 वर्ष तक ये विकास की अवस्था चलती है। और इस अवस्था में बालक अपने कौशल, अपनी प्रतिभा का विकास करता है और अपने बल का प्रदर्शन करता है। अपने कौशल, अपनी प्रतिभा का विकास और प्रदर्शन करके शक्ति या बल की का आभास दिलाता है। इस अवस्था में बालक को अपने आप पर विश्वास हो जाता है और विश्वास इतना प्रबल होता है कि वह एक अच्छा और एक सभ्य या अभद्र भी बन सकता है, इसलिए विश्वास या अभद्र भी कहा जाता है। अगली जो अवस्था है चौथी, उसको हम देखेंगे एकीकरण। एकीकरण की अवस्था। अब एकीकरण की अवस्था भी जो है वो 3 तरीके से है, तो मैं फर्स्ट एकीकरण अवस्था ले रहा हूं जिसमें कार्यकाल कितना रखा गया है, तो एकीकरण की अवस्था हमारी 25 से और 25 वर्ष से और 39 वर्ष यदि बालक का ये समय है तो एकीकरण की अवस्था है और वो अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है, विश्वास और मूल्यों पर आधारित जीवन जीने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या करता है वह अपनी पहचान बनाना, विश्वास और उसके जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, विश्वास,
वह मूल्य पर आधारित रह करके, पर आधारित रहकर जीवन जीना या जीने का प्रयास करना, वह साधन संपन्न बनाना, अपने आप को सर्व संपन्न बनाने की कोशिश करना, सर्व संपन्न बनाने के प्रयास। इस अवस्था के तहत एक बालक करता है। इस अवस्था को हम यूं कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता मूल्य की विशेषता में अगर पूछे तो स्वतंत्रता का भाव यह रहता है कि वो अपने आप को अलग पहचान बना रहा है, स्वतंत्र रह रहा है अपने समाज से, अपने जो है परिवार से, अपने समुदाय से, अपने जो है राज्य या राष्ट्र से, वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। फिर वही दूसरे एकीकरण की ही अवस्था है, लेकिन समय अवधि के हिसाब से। अब इस एकीकरण की जो अवस्था है, इसमें समय रखा गया है 40 वर्ष से और 49 वर्ष। इस अवस्था में प्रतिभाओं को जो है वह योग्यताओं को अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है। स्वयं अपने द्वारा जो प्रतिभाएं उसने प्राप्त की, वह जो योग्यता उसमें उसने ग्रहण की, उनका अभिव्यक्ति करना यानी उसे व्यक्त करना शुरू कर देता है। और इसे सत्यनिष्ठा या समकेतता की स्थिति कहते हैं। सत्यनिष्ठा यानी अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहता है, स्वयं अपनी प्रतिभाओं को आगे से आगे समाज में या रोजगार कर रहा है वहां पर अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं को व्यक्त करने लग जाता है और समेकता का भाव उत्पन्न हो जाता है। तीसरी जो एकीकरण की अवस्था है, जो रिचर्ड वर्रेट के अनुसार वो 50 से और 50 वर्ष से और 59 वर्ष तक ये माना है। इसमें अब स्वयं को सर्वसंपन्न बनाने के लिए इसमें सर्वसंपन्न तो वही बनाने लग जाता है वो, लेकिन इस अवस्था में एकीकरण की अवस्था में 50 से 59 वर्ष की अवस्था में वो लोगों के प्रति सहयोगिता का विचार व्यक्त करने लग जाता है, यानी उसमें सहयोग करने की भावना उत्पन्न हो जाती है और उन्हीं का सहयोग करता है जिनसे उसके विचार मिलते हैं, यानी जिनके विचारों से सहमत होता है, उन्हीं का वो सहयोग करता है।
इसे अभिधान या संयोग की अवस्था कहते हैं। अभिधान या संयोग। अंतिम उन्होंने एकीकरण की ये 3 अवस्थाएं बताई। अंत में उन्होंने एक अवस्था और बताई, वो है सेवारत अवस्था। और इस अवस्था के साथ ही हम इस वीडियो का समापन करेंगे। सेवारत अवस्था, सेवारत अवस्था, इसका समय उन्होंने 60+ यानी 60 वर्ष से और मृत्यु पर्यंत तक का माना है। और इस अवस्था में उसमें मानवता, प्रकृति के कल्याण और भलाई के कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है। तो इस अवस्था में वो मानवता के कार्य करने लग जाता है। दूसरा, प्रकृति के कल्याण के और भलाई हेतु कार्य पे चिंतन करता है। भलाई हेतु कार्य व चिंतन करने लगता है। और इसको सामाजिक न्याय का महत्व कहते हैं। सामाजिक न्याय। अगर मूल्य प्रमुखता देखी जाए तो सामाजिक न्याय की स्थिति होती है। तो लगातार वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।